हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने प्रीलिम 2.0 नाम की सीरीज़ शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हमारी कई सारी सब सीरीज चल रही हैं। उसी दिशा में ये हमारी लेट्स क्रैक करंट अफेयर्स 2.0 सीरीज है। और अपनी इस लेट्स क्रैक करंट अफेयर्स 2.0 में हमने मई, जून, जुलाई के करंट अफेयर्स को काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा अगस्त 2020 माह का करंट अफेयर्स का पार्ट 1 है। उम्मीद है कि आपको ये पार्ट काफ़ी अच्छा लगेगा। तो बिना देरी के हम अपनी इस क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी लेट्स क्रैक करंट अफेयर्स 2.0 का डे 4 है। ऑलरेडी डे 3 तक में हमने अपने 3 महीने के करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया था। तो आज हम अगस्त 2020 माह के करंट अफेयर्स के पार्ट 1 को कंप्लीट करेंगे। इसकी पीडीएफ ऑलरेडी हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है एम आई क्रेस्ट। एम आई क्रेस्ट क्या है, आपको अच्छे से पता है। एम का मतलब क्या होता है, अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है। अटल इनोवेशन मिशन नाम से ही समझ में आ रहा कि इनोवेशन से रिलेटेड कोई मिशन होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा सोचना नहीं है, आपसे इस पे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि एम आई क्रेस्ट क्या हुआ। दो फाउंडेशंस को आपस में मिलाया गया, जिनका उद्देश्य है कि इंक्यूबेशन इकोसिस्टम बनाना। इंक्यूबेशन इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी लोग अपना स्टार्टअप्स ओपन करना चाहते हैं, ठीक है, या जो भी लोग अपने स्टार्टअप्स को ग्रो करना चाहते हैं, अपना बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक ऐसा हब, एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जाए जहां पे वो उस बिजनेस से रिलेटेड हर एक तरीके की टेक्नोलॉजी को गेन कर सकें और उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इन फ्यूचर अपने बिजनेस को काफ़ी बेहतरीन बना सकें, ठीक है। उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन इकोसिस्टम, ठीक है। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद नहीं रखना है। अगला आर्टिकल है परसेवरेंस। ऑलरेडी हमने आपको ये क्वेश्चन बता रखा है कि परसेवरेंस क्या है। ये नासा का एक रोवर है, ठीक है। नासा का रोवर क्या है, मंगल ग्रह पे भेजा गया है, नासा का रोवर है, तो वहीं पे चक्कर लगा रहा है। और आपको एक इसकी छोटी सी इंटरेस्टिंग बात बता दें कि अभी मैं जब बहुत पहले इंस्टाग्राम चलाता था, बहुत पहले का मतलब अप्रैल के आसपास, हालांकि वैसे भी मैं नहीं चलाता हूँ, तो जब मैं इंस्टाग्राम चला रहा था तो उस दिन 1 अप्रैल का दिन था, अगला दिन, तो उसमें दिखाया कि नासा के परसेवरेंस ने मतलब हज़ारों की संख्या में मोजे और जूते, जो लोग मतलब यहाँ से फेंक देते हैं ना, वो चले गए हैं मंगल ग्रह में। तो ढेर मिला है एक मोजे और जूतों का, तो पिक्चर वहाँ पे भेजा है उसने, और फिर नीचे लिखा था बना दिया ना अप्रैल फूल आपको। मतलब सच में मैं भी उसमें फूल बन ही गया था। दुनिया का कोई भी आदमी बन जाएगा, क्योंकि नासा पे इतना यकीन है ना कि वो इतना गंदा काम नहीं कर सकते कि झूठ बोल दें कि हाँ मंगल ग्रह पे जूते चप्पल नहीं मिले। और मैंने भी यकीन कर लिया, मैंने कहा सच है, देखो बताओ, मूर्ख मुझे भी बना दिया है ना। तो वही बात है, तो इसलिए आपको याद रहेगा परसेवरेंस क्या है, ठीक है। यूएई का भी एक मंगल मिशन है जिसको होप मिशन बोलते हैं। चाइना का भी एक मिशन है तियानवेन-1 जिसको लॉन्च किया है, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर आता है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। आपसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा कि आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया या कौन देता है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, आपसे ये जरूर क्वेश्चन पूछेगा कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, अथॉरिटी है या कहें आपदा प्रबंधन की, इसके हेड कौन होते हैं। तो आपको अच्छे से पता है इसके हेड कौन होते हैं। इसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ये बॉडी किसके अंतर्गत आती है, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत, ठीक है। यहीं पे क्वेश्चन घुमा देता है कि होम मिनिस्टर इसके ऐड होते हैं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए, बाकी आपको नहीं याद रखना है। बाकी सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम आपको हिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ाएंगे, या इंडिपेंडेंट रूप से अगर कोई आर्टिकल आएगा तो वहाँ पे हम आपको डिटेल में बताएंगे, जहाँ पे इनसे रिलेटेड पूरी जानकारी दी हुई हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप हमें ये बता देना कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, और साथ ही आप हमें ये भी बता देना कि आईएनए की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो ये 2 कमेंट बॉक्स में बताना। अजय नियो क्या है, AGO और नियो क्या है। ये एक तरह का नया डिवाइस है जो नए बच्चे के जन्म पर बिलीरुबिन लेवल को मेज़र करता है, ठीक है। बिलीरुबिन ये क्या होता है लेवल, इसका मतलब ये है कि आरबीसी जो सेल हैं उसके टूटने के बाद जो पीला सब्सटेंस होता है उसी को हम बिलीरुबिन कहते हैं। मतलब क्या, आरबीसी का मतलब होता है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर नहीं, ठीक है ना, आरसीबी मतलब उसका नाम होता है। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल, यानी कि लाल रक्त वाहिकाएं, ठीक है। तो होता है, आप लोगों में से अधिकांश बच्चों ने देखा होगा आपकी बॉडी में जब कभी कोई दाना हो जाता है, कोई फुड़िया हो जाती है, कोई फुंसी हो जाती है,
तो पस निकलता है पीला पीला, है ना, तो उसी पस को बोलते हैं बिलीरुबिन। ठीक है, बस इससे ज़्यादा आपको नहीं समझना है। लेकिन ये जो अजय नियो डिवाइस है ये क्या होती है, बच्चे के जन्म पर होती है। ठीक है, मतलब जब बच्चा जन्म लेता है, माँ के गर्भ से जब निकलता है, तो चेक किया जाता है कि इसकी जो बॉडी का जो रेड ब्लड सेल है, ठीक है, वो कैसा है। ठीक, तो उसी चीज़ से संबंधित है, बाकी आपसे नहीं पूछेगा। बच्चे का ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। ये डिवाइस नॉन कॉन्टैक्ट और नॉन इन्वेसिव है, मतलब बच्चे के दिमाग को मेज़र करती है कि हाँ बच्चा का जो दिमाग है वो सही है। जैसे होता है ना, कई बार जब बच्चे जन्म लेते हैं तो पता चलता है कि उनका जो ब्रेन होता है वो सामान्य बच्चों की तरह नहीं होता है, जैसा कि सामान्य बेबी होते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ICCPR क्या होता है, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। ठीक है, आपसे बिल्कुल भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो ये बातें हैं। अब यहाँ पे बस एक चीज़ ये देख लेना, भारत ने रेटिफाई किया बट कोई कानून नहीं बनाया, इसीलिए आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और आपको पता होना चाहिए यूपीएससी ने क्वेश्चन आपसे किस पे पूछा था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट पे इसी बार क्वेश्चन पूछा था, इसीलिए क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो इसलिए जब हमने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पढ़ाया था, यहाँ पे नहीं पढ़ाया था 2020 में, 2019 का जब मैं करंट पढ़ा रहा था तो उस समय भी चर्चा में था, तो उसमें मैंने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट पढ़ाया था। किस लिए पढ़ाया था, क्योंकि जब शरणार्थी समस्या थी ना, तो उसको लेकर मुझे पढ़ाना पड़ा था, और वही क्वेश्चन यूपीएससी ने 2020 में पूछा था। ठीक है, अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट को लेकर है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, बट आपको ये पता होना चाहिए कि प्लास्टिक वेस्ट को अगर हमें समाप्त करना है तो हमें किन 4 एरिया पर फोकस करना पड़ेगा। जब हम मेंस आपको पढ़ाएंगे ना, तो वहाँ पे ये 4 तथ्य आपके लिए काम आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, एजुकेशन, इंगेजमेंट एंड क्लीन अप। मेंस की रही बात, जैसे मैं बार बार बोल देता हूँ ना, मेंस में जब पढ़ाएंगे तो इनका उपयोग कर देंगे, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो आपका मास्टर लिख के उस दिन ज़रूर दे देगा। ठीक है, मतलब वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी टाइम कम है, तो इसलिए इस कम टाइम में आपको हर हाल में कुछ ना कुछ करना होता है। ठीक है, रिपोर्ट ऑन लीड पॉइजनिंग, रिपोर्ट ऑन लीड कह रहा हूँ, रिपोर्ट ऑन लेड पॉइजनिंग। ठीक है, लेड आप हमेशा सुनते हो, पारा की मात्रा। ठीक है, तो उसी से संबंधित ये रिपोर्ट जारी की गई है यूनिसेफ के द्वारा। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट ऑन लेड पॉइजनिंग किसके द्वारा, तो यूनिसेफ के द्वारा। ठीक है, तो एक रिपोर्ट जारी की है, द टॉक्सिक टू चिल्ड्रन एक्सपोजर टू लेड पोल्यूशन। तो आपसे ये तो इतनी बड़ी नाम नहीं पूछेगा, ऊपर वाला बस पता होना चाहिए, हाँ लेड पॉइजनिंग से रिलेटेड कोई रिपोर्ट है तो वो यूनिसेफ के द्वारा है। ठीक है, लेड क्या है, ये नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट है, मतलब प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, काफ़ी उपयोगी है। आपको पता होना चाहिए मैगी में लेड की मात्रा पाई गई थी तो मैगी बंद हो गई थी। काफ़ी खतरनाक होता है, बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है, ग्लोबल अलायंस भी है। अब आप मुझे एक बात बताना कि जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है, ठीक है, मैंने कई बार आपको पढ़ाया है, तो इसके अंतर्गत किन किन को फंड प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इतनी बातें बताना। फिर बात आती है ढोल, ढोल पिक्चर वाली ढोल नहीं, और ना ही वो बजाने वाला ढोल। ठीक है, ढोल वास्तव में एक प्रजाति है, ठीक है, उसी का नाम है ढोल। तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में संरक्षण में अच्छा काम किया। आपसे ये तो नहीं पूछेगा, क्वेश्चन बस यही आएगा कि IUCN में इसका स्टेटस क्या है, तो आप बता देना साहब IUCN में इसका स्टेटस इंडेंजर्ड है। ठीक है, हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या है, आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, भारत और मालदीव में है, लेकिन एक बार आप मालदीव की लोकेशन देख लें। ठीक है, तो जैसे ये है हमारा प्यारा भारत, प्यारे भारत के पास में ही आपको जस्ट मिल जाएगा क्या, मालदीव। ठीक है, मैंने आपको क्यों दिखाया, क्योंकि मुझे एक चीज़ का जो डर लग रहा है उस पर क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है आपसे कि मालदीव, सेशल्स, ठीक है, और चागोस आर्कीपिलगो, कोमोरस और मॉरिशस, इनको उत्तर से दक्षिण लगाएं। ठीक है, यह आपको क्वेश्चन में दे देगा क्या मालदीव से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन देगा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सच में क्या मालदीव से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, आप सोचोगे सर इतने सारे क्वेश्चन पूछ के करोगे क्या, कुछ नहीं, खाना बनाएंगे बैठ के। ठीक है, स्मोक टावर्स आपसे नहीं पूछेगा, आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, स्मोक टावर्स क्या होता है, नहीं याद रखना है। फिर बात आती है येलो फीवर, येलो फीवर का मतलब पीत ज्वार जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये सेंट्रल व ईस्ट अफ्रीका के केसेस यहाँ पे पाए गए हैं।
एक्यूट वायरल हेमियोग्राफिक डिजीज है, मच्छरों के काटने से ट्रांसमिट होता है, ठीक है। खास बात यही है चमगादड़ नहीं है, मच्छर है, ठीक है। क्या वैक्सीन उपलब्ध है? हाँ बाबूजी, वैक्सीन उपलब्ध है, ये ध्यान रखना। इस पे क्वेश्चन बन जाएगा कि वैक्सीन नहीं है तो वैक्सीन है, ठीक है। 2017 से 26 तक आई प्रोजेक्ट बनाया गया है WHO, गावी और यूनिसेफ द्वारा मिलकर। 2026 तक इसे समाप्त भी करना है, पीत ज्वर है ना, येलो फीवर को। क्लियर? तो इतनी बातें आप समझ गए, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर बात आती है वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, ठीक है, मतलब मानव का जो तस्करी की जाती है उससे रिलेटेड है। इस पे कन्वेंशन है, वो कन्वेंशन आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, ठीक है। 2013 में पहली बार UNGA के द्वारा यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव एंड वॉक फ्री फाउंडेशन के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई थी कि इरेडिटिंग मॉडर्न स्लेवरी, जो आधुनिक दासता है, उसे कैसे समाप्त किया जाए, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ब्लू हर्ट कैंपेन का संबंध किससे है, ठीक, तो आप बता देना सर ब्लू हर्ट का कैंपेन दिल लगाने से नहीं है, ब्लू हर्ट कैंपेन का संबंध है इंटरनेशनल एंटी ट्रैफिकिंग प्रोग्राम से, मतलब तस्करी को रोकने से, ठीक है। तो आपको याद रखना, हाल ही में चर्चा में रहा ब्लू हर्ट कैंपेन का संबंध किससे है? महिलाओं के प्रति हो रही सोशल हिंसा को रोकने से, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें यही आपको याद रखना है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। अरहास कन्वेंशन किससे संबंधित है? क्वेश्चन आपसे में भी पूछा जा सकता है 2022 के बच्चों के लिए, क्या कि अरहास कन्वेंशन किससे संबंधित है? इसका संबंध आपका है इसे UNECE कन्वेंशन ऑन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग एंड एक्सेस टू जस्टिस इन एनवायरमेंटल मैटर्स, मतलब अरहस कन्वेंशन का संबंध किससे? एनवायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, भारत ने इसे रेटिफाई नहीं किया, एक बात ये याद रखना, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। देखो यही होता है कि हम पूरी बुद्धि इतनी लगाएं, इतने तथ्य पढ़ें, उससे लाख गुना बेहतर एक तथ्य देख लो और बस उसी को दिमाग में रखो, ठीक है। यहाँ पे है आपका ये क्या, बैराखा, हाँ, बैराखा न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट। आपसे बिल्कुल नहीं क्वेश्चन पूछेगा कि बैराखा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है, ठीक है। बस इतना पता हो UAE का पहला, अरब विश्व का पहला देश बन गया है कॉमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने, मतलब UAE ने इसे बनाया है, ठीक है, और पहला बना है। और साथ ही अरब कंट्री का जो रीजन है, जैसे मैं आपको मैप दिखाता हूँ, ठीक है, ये जैसे प्यारा भारत है, भारत से हम वेस्ट की ओर गए, ठीक है, तो ये पूरा अरब पेनिनसुला है, ठीक है। तो यहाँ पे UAE ने बनाया है इस जगह पे, तो इसलिए अरब कंट्री का भी ये पहला न्यूक्लियर प्लांट हो गया। UAE की लोकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर्शियन गल्फ है, ठीक है। यहाँ पे आपकी कौन सी गल्फ है बताइए? गल्फ ऑफ ओमान। यहाँ पे स्टेट कौन सी है? स्टेट ऑफ हार्मूज, ठीक है। ये रेड सी है, रेड सी से बहुत सारे देश लगते हैं, ऑलरेडी आपको पता होगा, सुई मियाज इज, ठीक है, ये इसका फार्मूला है। बाकी आप लोगों को अच्छे से पता है कि सूडान है, एरिट्रिया है, क्या क्या है, ठीक है। तो उम्मीद है आप ये बातें समझ गए। कमेंट बॉक्स में ये बताना नहीं, मत बताओ, आप लोग थक गए होगे, चलो बता दो, थके थोड़ा ना होगे, टाइप ही तो करना है आपको कि UAE क्या कर्क रेखा UAE से होकर गुजरती है, और नहीं गुजरती है तो जो अरब पेनिनसुला है उसमें किन किन देशों से होकर गुजरती है। देखो जब मैं कहता हूँ ना अरब पेनिनसुला में किन किन से होकर गुजरती है, तो केवल अरब का ही बताना है, अफ्रीका और इंडिया को मत जोड़ देना, ठीक है। चलिए इतनी बातें क्लियर हो गई। भारत एयर फाइबर, आपसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा। एयर फाइबर का मतलब ये होता है कि फाइबर का मतलब यही होता है कि जो आपकी इंटरनेट सर्विसेज मिलती है ना आप लोगों को, जैसे मान लो मिलता है एयरटेल से, आप तो वायरलेस यूज करते हो, ठीक है, हम जैसे वायर का यूज करते हैं कि हमारा जो वाईफाई सिस्टम है वो एक तरीके का फाइबर केबल ही है, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगाती आइलैंड किससे संबंधित है? लक्षद्वीप में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है लक्षद्वीप की लोकेशन। तो आप देख लो यहाँ पे कई सारे आइलैंड हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये लक्षद्वीप है और इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि अभी इसमें इशू भी हुआ था, ठीक है। तो इसलिए लक्षद्वीप पे क्वेश्चन हर तरीके से पूछा जा सकता है। इस पे क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कौन कौन आइलैंड है, इसकी राजधानी क्या है, ठीक है, तो पता होना चाहिए। जैसे कावारत्ती है, ठीक है, कालापेनी है, एंड्रॉट है, अगट्टी है, बित्रा है, चैटलेट है, किल्टन है, कदमदत्त है, एमिनी है। आपको पता होना चाहिए किल्टन और कदमदत्त हमारे यहाँ पनडुब्बियाँ भी बनाई गई हैं, ठीक है।
तो इसलिए आपको याद रखना है, क्योंकि लक्षद्वीप के आइलैंड के नाम पे हैं, ठीक है। तो ये याद रखोगे आप कि कौन कौन से आइलैंड, अगर आपको क्वेश्चन दे दे बंगाराम, अगत्ती, ठीक है, एमिनी, किल्टन, इनका संबंध कहाँ से है, तो बता देना अरब सागर से, लक्षद्वीप के आइलैंड है, ठीक है। अब बात आती है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य कौन कितने डिग्री का चैनल है, ठीक है, तो आप बता देना आसानी से, कमेंट बॉक्स में बताना जरा, ठीक है। वैसे मैंने पूछा है किसी क्लास में, बट फिर भी बता देना, जितनी बार बताओगे उतनी बार याद होगा। अगला आता है बाल गंगाधर तिलक, 100 डेथ एनिवर्सरी इनकी मनाई गई है, डेथ मनाई गई है, बर्थडे नहीं मनाया गया, क्यों, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि बर्थडे इनका भी नहीं होता है, ठीक है। असहयोग आंदोलन के पूर्व इनकी डेथ हो गई थी, खास बात ये तथ्य याद रखना, कई बच्चों को लगता है असहयोग आंदोलन के टाइम पे इनकी डेथ हुई थी, बिल्कुल भी नहीं, उसके पहले, इसीलिए तो तिलक फंड बनाया गया था, ठीक है। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में संस्थापक बने थे, उद्देश्य इनका था नया एजुकेशन सिस्टम इस्टेब्लिश किया जाए, फर्ग्यूसन कॉलेज इस्टेब्लिश किया इस सोसाइटी ने, ठीक है, मतलब जो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी है उसने फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की, और आज भी आप पढ़ते होंगे फर्ग्यूसन कॉलेज आपको मिल जाता है, ठीक। गरम दल के नेता थे लाल बाल पाल, आप पढ़ते हो ना तिकड़ी, 1890 में कांग्रेस ज्वाइन किया था, मतलब ये कांग्रेस के संस्थापक सदस्य नहीं थे, इस लाइन को याद रखना। कई बार यहाँ पे क्वेश्चन घुमा देता है कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, तो क्या ये इसके संस्थापक सदस्य थे, बिल्कुल भी नहीं। हाँ एक बात बताऊँ, जैसे कल मैंने करंट जब मैं पढ़ा रहा था तो वहाँ पे 1917 ऊधम सिंह के बारे में बता दिया कि इन्होंने जलियांवाला बाग को किया था, ठीक है। बात ये कि मेरे दिमाग में 100 वर्ष का सेंचुरी चल रहा था, ठीक है, चल यही रहा था कि मैंने 1919 का 100 वर्ष मुझे बोलना है जलियांवाला, लेकिन चंपारण की 100 सेंचुरी निकल गई, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं आप इनको सही कर लिया करें, हमें बता दिया करें। और एक बात और बताएं, जैसे हम जब कोई चीज़ आपको पढ़ाते हैं ना, अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ मैंने यहाँ गलत बताया है तो बेहिचक आप हमें बताएं, हम आपको कभी डांटेंगे नहीं। कई बच्चे सोचते हैं ना अरे हमने अगर मास्टर को बता दिया तो पता नहीं डांट पड़ जाए, बिल्कुल भी नहीं, आप हमारी कमियाँ बता रहे हो ना, और हम हमेशा क्या कहते हैं, हम आपको श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। तो अगर हम में ही एक दो अगर कमियाँ एरर आ गई, ठीक है, तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो आप हमें हमारी कमियां ज़रूर बताया करें, क्योंकि कई बार होता है हम सोचते तो हैं हम आपसे ये बोल रहे हैं, लेकिन लिख कुछ और जाता है। और इसका रीज़न आप लोग अच्छे से जानते हो, एक दिन में हमें जब 7 से 8 क्लासेस रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं और अलग अलग सब्जेक्ट की करनी पड़ती हैं, तो उस हिसाब से माइंडसेट बनाना पड़ता है ना। तो अगर ऐसी कोई एरर हो आप हमें पर्सनली मैसेज कर दिया करें। कुछ बच्चे हैं जो कर देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो भी करते हैं तो डरते हैं, अरे सर लगा था कहीं आप नाराज़ ना हो जाओ क्योंकि हम आपकी बेइज्जती कर रहे हैं। बेइज्जती का मतलब क्या होता है, मैं तो हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ ना कि हर कोई अल्प ज्ञानी है, अंतर बस इतना मैं थोड़ा आपसे ज़्यादा पढ़ लिया हूँ, बस यही है, मैं सर्वश्रेष्ठ थोड़ा ना हूँ और कोई संप्रभु भी नहीं है, ठीक है। 1916 और 18 के टाइम पीरियड में इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन मतलब वो किया था, ठीक है, आपको अच्छे से पता है। एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था उसका क्षेत्र ज़्यादा बड़ा था, इनका जो था वो छोटा था, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि तिलक की होम रूल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश प्रांत, कर्नाटक और बरार में थी, बाकी पूरे इंडिया लेवल पे एनी बेसेंट की थी, ठीक है। इतनी बातें समझ गए। 1921 में होम रूल लीग ने अपना नाम बदल के स्वराज सभा कर लिया था, इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है आपसे, ठीक है। केसरी इनका पत्र था जो कि मराठी में निकलता था, और मराठा इनका जो समाचार पत्र था वो अंग्रेजी में निकलता था। और आपको पता होना चाहिए कि 124A के अंतर्गत इनको भी राजद्रोह का मुकदमा का सामना करना पड़ा था। दूसरे सख्त महात्मा गांधी थे, शख्स मतलब, ठीक है। गीता रहस्य आर्किटिक होम ऑफ द वेदास भी इन्होंने लिखी थी। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि इन्होंने गीता रहस्य आर्किटिक होम ऑफ द वेदास लिखी थी, ये दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक सदस्य थे, इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन की बात की थी, ये एक गर्मपंथी दल के नेता थे, इनको वैलेंटाइन चिरोल ने फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा, निम्न में से कौन, तो बता ही दोगे, ठीक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इन्होंने नारा दिया था। वैलेंटाइन चिरोल ने फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट कहा था, मतलब अशांति का जनक, ठीक है, आपसे नहीं पूछेगा। कहीं पे चिरोल मिलता है, कहीं सिरोल मिलता है, अलग अलग नाम है, ठीक है। अगला आता है गैलपागोस आइलैंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लोकेशन आपसे पूछ सकता है, क्यों, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे ना चागोस आर्कीपिलगो और गैलपागोस में। तो गैलपागोस कहाँ है, पैसिफिक ओशियन में। आप कहोगे सर एक बार पैसिफिक घुमा दो ना, आपको क्या दिक्कत है, फ्री में ही जाओगे, नाव में थोड़ा ना लेके जाओगे। तो बिल्कुल भाई साहब आपको घुमा देते हैं गैल, लेकिन नहा के आना चुपचाप, ठीक है, और एक बोतल पानी भी भर लाना। गैलपागोस, ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, ठीक है, गैलपागोस आइलैंड, ये आपको मिल गया इक्वाडोर के पास में, ठीक है,
यहाँ पे आपको ये गैलापागोस आइलैंड मिल गया, ठीक। तो ये आप देख रहे हो, ये आपका कौन सा है, देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये है आपका अटलांटिक, ठीक है, अफ्रीका और अमेरिका के मध्य में, ठीक। और ये है आपका पैसिफिक, मतलब इसके आपका जो साउथ अमेरिका है उसके जस्ट सामने, इक्वाडोर के बिल्कुल पास में, ठीक है। तो इतनी बातें आप याद रखना, भूलना मत, ये गैलापागोस आइलैंड है, ठीक है, पैसिफिक ओशियन में। क्लियर? चलिए इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई, तो अब इन सज्जन महोदय को हम यहाँ से हटाते हैं। चलिए अगला आर्टिकल यहाँ पे कौन सा है, अगला आर्टिकल है खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन। बताने की क्या ज़रूरत है, अगरबत्ती ये लोग बेचारे बना रहे होंगे, ठीक है। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इस तरीके का क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन ये जब आप कलेक्टर बनते हैं ना तब आपके काम आता है। बेरूत लेबनान का शहर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेबनान की लोकेशन। एक बार हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि ऐसी लोकेशन पे क्वेश्चन बहुत आता है ना, तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। लेबनान, ठीक है, तो ये देखो आप लेबनान की लोकेशन मिडल ईस्ट एशिया में है, ठीक है ये, ठीक। आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस पे यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है कि क्या लेबनान भूमध्य सागर से लगता है, तो आप देख सकते हो कि ये मेडिटेरियन सी है, ठीक है, और ये लेबनान है, उसी के पास में सीरिया है, ठीक है। तो मतलब क्या है, सीरिया भी लगता है भूमध्य सागर से, लेबनान भी लगता है, और लेबनान की कई सिटी हैं याद रखना, जैसे बेरूत है, त्रिपोली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दामस्क तो आपको पता है सीरिया का है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद हो गई, बाकी आपको ये पता है यहाँ पे और भी कई सारे देश हैं, ठीक। तो आपको यहाँ पे और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका इजराइल से टच होता है, ये आपसे नहीं पूछेगा, वो इजराइल पीसीएस या इजराइल आईएएस में आएगा ना तब क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन अभी आपको बस पता हो कि हाँ जो लेबनान है वो मिडल ईस्ट एशिया में है, खास बात क्या है कि ये भूमध्य सागर को टच करता है, बस इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं याद रखना है, ठीक। क्योंकि लेबनान और जॉर्डन जब देता है ना तो बच्चे लगता है अच्छा लेबनान भी होगा, जॉर्डन भी होगा, तो जॉर्डन नहीं है भूमध्य सागर से, लेबनान है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए जब इतनी बातें आपको क्लियर हो गई तो अब आगे हम चलते हैं। लेबनान का शहर बेरूत भी आपको मैंने दिखा दिया, बेरूत दिखाया था आपको, शायद मैंने आपको दिखाया है, मैं भूल गया कि आपको शायद दिखाया हूँ नहीं, ये बेरूत, ठीक है। तो ये बेरूत आप देख रहे हो, जाना हो तो चले जाना, इसमें युद्ध ही मिलेगा आपको वहाँ पे, ठीक है। अपना देश बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं नहीं नहीं भारत से बाहर चले जाओ, लड़ाई नहीं होती यहाँ पे इतनी, देख लो बेचारा मतलब अफगानिस्तान इस समय, ठीक है। अन्य शहर कौन से हैं, सायदा, त्रिपोली, जाहले, ठीक है। भूमध्य सागर से लगता है, सीरिया व इजराइल से सीमा बनाता है, ठीक है। ये सारे तथ्य इंपॉर्टेंट हैं, लिख लेना। थेन जावल गोल्फ रिसोर्ट प्रोजेक्ट, आपसे बिल्कुल नहीं क्वेश्चन पूछेगा, आपको याद नहीं रखना है। हाँ स्वदेश दर्शन स्कीम जरूर याद रखना है। स्वदेश दर्शन स्कीम को 2014-15 में लॉन्च किया गया था, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। आप में से हर एक बच्चे को पता है मास्टर सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो स्कीम जिसमें 100% पैसा गवर्नमेंट देती है, ठीक है। तो ये बातें बस, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। इसमें क्या होता है, इसमें थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट का निर्माण किया जाता है, मतलब ट्राइबल का जैसे अलग से टूरिस्ट सर्किट बना दिया गया, ठीक है ना, राम का जैसे अलग से बनाया है, कृष्ण का अलग बना रहे हैं, ठीक है, बुद्ध का अलग बनाया है। तो ये सर्किट बनाए जाते हैं, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, टूरिज्म के अंतर्गत आता है। ध्यान देना कल्चरल मिनिस्ट्री नहीं है, टूरिज्म मिनिस्ट्री है। पायरोलिसिस, आपको पता है क्वेश्चन पूछा गया था पायरोलिसिस पे, मैंने ऑलरेडी आपको कई बार पढ़ाया था। तो देखो मैं आपको जो भी ट्रेडिशनल पढ़ाता हूँ ना, तो देखो वो करंट में भी आता है। अब एक बात बताओ, कुछ बच्चे कहते हैं सर मुझे याद नहीं होता, इन्वायरमेंट में कितनी बार आपको अपशिष्ट पढ़ाया, ठीक है, यहाँ पे भी आपको अपशिष्ट पढ़ा रहा हूँ, तो याद हो गया ना कि हाँ पायरोलिसिस जो है अपशिष्ट से रिलेटेड तकनीकी है, ठीक है। जितना भी वेस्ट होता है उसको किस तरीके से डिजोल्व किया जाए, कैसे उसको विघटित किया जाए, उससे संबंधित ये टेक्निक है। ये क्या करेगा, एक थर्मोकेमिकल ट्रीटमेंट है जिसमें पीपीई किट को रिन्यूएबल लिक्विड, ठीक है, फ्यूल में उपयोग किया जा सकता है। ये ट्रीटमेंट किसी भी कार्बन बेस्ड प्रोडक्ट पर अप्लाई किया जा सकता है, मतलब जिसमें कार्बन होता है उसमें अप्लाई किया जाता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, काफ़ी जगह उपयोगी होता है। और यही यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो अब आप सोच सकते हो कि हम करंट आपको कितने अच्छे ढंग से कवर कराते हैं, ठीक है। फिर बात आती मेघना घाट कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट। आपसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसको एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा फंड किया जा रहा है। देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक अलग है, ठीक है, मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, एडीबी अलग है, ठीक है, एनडीबी अलग है। नेशनल डेवलपमेंट बैंक जो है, सॉरी न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ये किसका है, ब्रिक्स का। एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका कहाँ पे, मनीला में, ठीक है, फिलीपींस के। और AIIB ये अलग है, तीनों अलग अलग बैंक हैं,
ठीक है। मतलब आपको अगर दे दे ADB का संबंध ब्रिक्स है तो ठोक मत आना वहाँ पे, ठीक। तो इतनी बातें समझ गए। इसमें गैस व स्टीम टरबाइन दोनों ये आपसे नहीं पूछेगा। इब्राहिम अल काजी फादर ऑफ इंडियन थिएटर, मतलब नाटक के जो हमारे यहाँ नाटक होते हैं ना उसके, तो आपसे ये तो नहीं पूछेगा। बाकी हम आपको नाटक जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम आपको कवर कराएंगे, ठीक है। कोविड-19 BWM ऐप आपसे बिल्कुल नहीं क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए आपको इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगला आता है परिवार पहचान पत्र। आपसे हरियाणा का क्वेश्चन होता तो ज़रूर पूछ लेता। आप में से जो हरियाणा PCS देना चाहेंगे उनके लिए भले आ जाए कि 8 डिजिट का यूनिक आइडेंटिटी कार्ड होता है, बाकी आपसे UPSC में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो वाइट क्रिस्टलाइन केमिकल होता है, आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि जिन बच्चों ने केमिस्ट्री लैब गए होंगे, हालांकि अगर आप लोग साइंस साइड से होते अधिकांश बच्चे, तो आप लोग BSc या BTech वगैरह कर रहे होते, साइंस की फील्ड में गए होते। खैर कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ बच्चे हों साइंस से। तो अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है, एक तरीके का वाइट केमिकल कंपाउंड होता है। आप लोग जब लेबोरेटरी में जाते होगे तो आपको जो सॉल्ट दिया जाता था, ठीक है, वो एक तरीके का अमोनियम नाइट्रेट ही होता था, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड और अमोनियम नाइट्रेट अलग अलग टाइप के दिए जाते थे, ठीक है। तो वही चीज़ है अमोनियम नाइट्रेट। जल में घुलनशील है, ठीक है, यानी कि जल में घुल जाता है। विश्व में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है उर्वरकों में, ठीक है। आपने देखा होगा ना कि जो उर्वरक आते हैं उसमें अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। खनन में विस्फोट में उपयोग होता है। अपने आप से नहीं जलता है, ये ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है, ठीक है। मतलब अपने आप से नहीं जलता है, जैसे आदमी होता है ना अपने आप से जलता है, खाली बैठा है, उसकी लड़की IAS बनने वाली है, जल रहा है ना। तो ऐसा नहीं। मुझे तो मतलब कभी कभी ये लगता है ना, जो आदमी जलते हैं ना, कायदे से उन्हीं के ऊपर रोटियां रख के बनानी चाहिए, सेकनी चाहिए। क्यों? गैस बचेगी हमारी, है ना, जो लोग जल रहे होते हैं। अगर इसे उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो खुद ही वायलेंटली डिकम्पोज किया जाता है या हो जाता है। मतलब अगर इसे खुद ही अमोनियम नाइट्रेट को काफ़ी हाई टेम्परेचर पर हम गर्म करें तो अपने ही ये पूरी तरीके से विघटित हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होती है वो लाल गंदी महक आती है उसमें, मतलब लाल होती कलर में और गंदी उससे महक आती है। ये भी हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया था। परख नली जो हमारी होती थी, और कई बार तो परख नली फट जाती थी इसी कारण से। कई बार कुछ बच्चे मक्कार टाइप के होते थे। एक बार मुझे याद है कि उन बच्चों ने क्या किया, HCl को उसमें डाल दिया। HCl कंपनी नहीं है, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड उसमें डाल दिया, और भी कई सारे केमिकल कंपाउंड डाल दिए, एसिड उसमें डाल दिया, और वो पूरी की पूरी उन बच्चों की परख नली फट गई। और कई बार तो होता है ना, परख नली आपने अगर लोकल कंपनी की परचेज़ की है तो भी फट जाती थी। हम लोग कैमल का यूज करते थे। कैमल कंपनी काफ़ी मतलब कॉस्टली कंपनी होती है, तो उसी का हम लोग यूज करते थे, ठीक है। और मुझे तो स्कूल की तरफ से ही मिल जाता था, मतलब कॉलेज की तरफ से ही सारी सुविधाएं, क्योंकि थोड़ा वो लोग मुझे अच्छा समझते थे कि हाँ ये बच्चा अच्छे से पढ़ाई करता है। और आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, मुझे केमिस्ट्री में बिल्कुल भी कुछ नहीं आता था। मेरे से इंटरव्यू में बच्चे टीचर पूछता था कि केमिस्ट्री में ये बताइए मीथेन का फार्मूला क्या, मुझे नहीं आता था। एसिटिलीन का फार्मूला क्या, मुझे नहीं पता था, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल में मैं टॉप पे रहता था। उसमें मेरे को पूरे 30 में 30 मार्क्स आते थे, और ये मेरा सौभाग्य था। हाँ, फिजिक्स मुझे बहुत आती है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स और इंग्लिश ये मुझे बहुत आती थी, ठीक है। होता है जिसको केमिस्ट्री मतलब नहीं आती उसको फिजिक्स बहुत आती है, मैथ बहुत आती है, होता है। और मेरे भाई को केमिस्ट्री बहुत आती है, उसको फिजिक्स नहीं आती थी। तो यही अंतर दोनों में हम लोगों में रहता था। खैर वो तो सौभाग्य था कि जब एग्ज़ाम हमने दिया था तो एक सज्जन महोदय थे आगे बैठे थे, उनको केमिस्ट्री बहुत आती थी, उनको फिजिक्स नहीं आती थी, और मुझे फिजिक्स आती थी। तो मैंने उनको फिजिक्स की नकल कराई थी, उन्होंने मुझे केमिस्ट्री की नकल कराई थी, और 30 मार्क्स तो हमें एग्ज़ाम में मिल ही गए थे प्रैक्टिकल में, बाकी मुझे उसमें मिल गए। तो लगभग मेरा वहाँ पर 56 मार्क उस पर आ गए 70 में केमिस्ट्री में, बाकी 30 वहाँ मिल गए थे। तो 86 मेरे मार्क्स केमिस्ट्री में आ गए थे उस समय। उस समय सोच सकते हो कि केमिस्ट्री में 86 मार्क लाना बहुत बड़ी बात होती है, और वो भी 12 की क्लास में। उस समय मेरे आए थे इतने। जिस सब्जेक्ट को मैंने पढ़ा नहीं था उस पर मेरे आए थे, तभी तो आश्चर्य होता है। खैर चलिए आगे देखते हैं। बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट के एक्सप्लोजन से नाइट्रोजन रिलीज होती है, स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है प्रदूषण का। अभी मैं एक दिन एक बच्ची का रिजल्ट देख रहा था, अपने ग्रुप में है, बड़े अच्छे उसके मार्क्स हैं, 86, 85, 89, 88। मैंने कहा गजब का मतलब मार्क्स लाई है, ठीक है। पोकाली चावल कहाँ का है? केरला का, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साल्ट वाटर रेसिस्टेंस है, मतलब इसको नमकीन पानी में यानी कि समुद्र के खारे पानी में भी आप इसकी उपज कर सकते हैं, ठीक है।
काफ़ी उपयोगी होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई साहब पोकाली चावल कहाँ का है, तो बता देना केरला का है, पश्चिम बंगाल में भी अब उपयोग होता है। अगला है हमारा हेफा, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही है, हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सके, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि हेफा क्या है। हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी है, नाम से ही समझ में आ रहा कि हायर एजुकेशन जो होता है उसमें फाइनेंस प्रोवाइड कराएगा। 2017 में ये बनाई गई थी, ठीक है। तो 2017 में बनाई गई थी। ज्वाइंट वेंचर है कैनरा बैंक व मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। ध्यान देना, कैनरा बैंक मैंने बोला है, यहीं पे आपको क्वेश्चन घुमा देगा कि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, बिल्कुल भी नहीं। ICICI का इनिशिएटिव, बिल्कुल भी नहीं। कैनरा बैंक का इनिशिएटिव है, ठीक है। कैनरा कनारा जो भी आप लोग समझें। कंपनीज एक्ट के तहत है, यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 व RBI के तहत इसे रजिस्टर्ड किया गया एज अ NBFC। NBFC क्या होता है, वैसे तो मैं आपको इकोनॉमी में पढ़ाऊंगा ही। NBFC का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। कंपनी, सॉरी, नॉन बैंकिंग। नॉन बैंकिंग का मतलब जो बैंक नहीं होती। बैंक क्या करती हैं, बैंक आपके लिए करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों चीज़ें चलाती हैं, है ना, आपको पैसा देती हैं और लेती हैं। लेकिन NBFC में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। NBFC आपको पैसा देती है, उधार देती है, ठीक है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस, वो आपका जमा स्वीकार वगैरह ऐसे नहीं करती है, ठीक है। मतलब बैंक की तरह गतिविधियां नहीं करती। हाँ, कुछ NBFC होती हैं जो क्या करती हैं, या तो पैसा देती हैं आपको सिंगल, या तो आपसे पैसा वसूलती हैं, बाकी ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता है, ठीक। तो उद्देश्य क्या, देश के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ग्लोबल रैंक में टॉप पर आए, पैसा प्रोवाइड कराती है इंफ्रास्ट्रक्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। जैसे छोटी सी बात है, श्री IAS एकेडमी आपकी चल रही है, ठीक है। इसको फंड कौन कर रहा है, इसमें प्रखर प्रज्ञा फाउंडेशन फंड कर रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से मान लो अगर इन फ्यूचर हमने कभी कोलैबोरेशन किया किसी से भी, मान लो हमने हेफा से कहा कि हमें भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रिसर्च के लिए, डेवलपमेंट के लिए पैसा प्रोवाइड कीजिए, तो ये हमको पैसा प्रोवाइड कराएगी, ठीक। क्यों, क्योंकि हायर एजुकेशन के बाद के बच्चों को हम टॉप लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। बट मेरा पर्पस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फिर वही होता है कि गवर्नमेंट ही होती है, ना दोस्ती से ही होती ना दुश्मनी। दोनों तरह से दान व लोन कम ब्याज दर पे मिलता है, मतलब आपको ग्रांट भी दी जा सकती है, आप इससे लोन भी ले सकते हैं। और ख़ास बात क्या है कि जो इंटरेस्ट रेट होगी वो काफ़ी कम होगी। जैसे नॉर्मली आप बैंक में जाते हैं तो एजुकेशन जो लोन होता है काफ़ी कॉस्टली होता है, शायद मेरे हिसाब से 15% के आसपास इंटरेस्ट रेट लेते हैं। लेकिन कोई बैंक 12% भी आपसे ले लेता है, कोई 9 लेता है, कोई बैंक तो होता है 25 के समथिंग भी लेता है, मैंने जहाँ तक सुना है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको मान लो अगर 12% कोई बैंक आपसे मांग रहा है तो ये आपको कितने में दे देगा, 8% में, ठीक है। जैसा कि होम लोन आपको मिलता है, ये मैं पहले की बात बता रहा हूँ जब मैंने कभी लोन वगैरह के बारे में अप्लाई किया था तब की, ठीक है। तो पात्रता, सभी सेंट्रली फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन एंड मेडिकल एजुकेशन सेक्टर, मतलब ध्यान देना सेंट्रली फंडेड यानी कि केंद्र के द्वारा जो भी फंडेड है उनका, प्राइवेट का नहीं है, ठीक है ना। हेफा में प्राइवेट का ऑलरेडी पैसा होगा। जिम्बाब्वे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लैंडलॉक कंट्री है, साउथ अफ्रीका का हरारे व बुलावाओ शहर है, ठीक है, जिम्बाब्वे। तो हम एक बार आपको जिम्बाब्वे की लोकेशन दिखा देते हैं। जिम्बाब्वे कहाँ पे है आपका, तो जिम्बाब्वे जाम्बेजी नदी आप हमेशा सुनते हो ना, है ना। तो ये देखो जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका का नहीं है, मतलब ये ध्यान देना, मैंने वहाँ पे साउथ अफ्रीका गलत लिखा है, अफ्रीका महाद्वीप का है, ठीक है। तो ये जिम्बाब्वे आपको मिला, हरारे यहाँ का सिटी है, बुलावाओ यहाँ का सिटी है, दोनों चर्चा में रहते, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप बताना कि जो जिम्बाब्वे है क्या इससे मकर रेखा होकर गुजरती है, ठीक है, बताना। तो ये यहाँ साउथ अफ्रीका हटा देना, लैंडलॉक कंट्री है अफ्रीका महाद्वीप का, ठीक है। हरारे व बुलावाओ शहर हैं। बेरूत कहाँ का है, आपको पता है, लेबनान का, त्रिपोली लेबनान का, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी, बाकी आपसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछेगा। किसान रेल आपसे नहीं पूछेगा, मतलब किसानों के लिए बनाई गई है, ठीक है, आपसे नहीं पूछेगा, आपको याद नहीं रखना है। अवनींद्रनाथ टैगोर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी हमने आपको कई बार पढ़ाया, इस साल भी हम आपको करंट अफेयर्स में पढ़ा ही रहे हैं। 115 की बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट आर्टिस्ट हैं। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की इन्होंने स्थापना की थी, किसके साथ में मिलके, E.C. हैवेल के साथ में मिलके, E.C. या E.H. हैवेल के साथ में मिलकर, ठीक है। स्वदेशी वैल्यू को प्रमोट किया। आर्ट में भारत माता, द पासिंग ऑफ शाहजहां नाम के चित्र बनाए। कुछ बच्चों को मैंने उस दिन मदर इंडिया दे दिया था, तो बच्चों ने अवनींद्रनाथ टैगोर पे ही लगा दिया था, ठीक है ना। तो मदर इंडिया इन्होंने नहीं बनाया है, माई मदर, ठीक है, फेरी लैंड, इलस्ट्रेशन जर्नी, इंड पेंटिंग्स आदि इन्होंने बनाई थी, ठीक है। इनकी ज़्यादातर जो बुक्स हैं वो बच्चों के लिए हैं, जैसे बोंडो एंगला, है ना, और खीर पुत्तूल, राज कहीनी, ठीक। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा।
इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट को बनाया, जो कि बाद में बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट बन गया। आध्यात्मिकता इनका उद्देश्य था, मतलब हिंदू फिलॉसफी, पुराणों, महाकाव्यों, उनको अपनी पेंटिंग के माध्यम से अभिव्यक्त किया। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जापानी आर्ट से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, मॉडर्न इंडियन पेंटिंग से प्रभावित थे, चाइनीज़ से भी प्रभावित थे। किकोकू नाम का जो दार्शनिक आया था ना भारत में, तो उसी से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए थे। ठीक है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट क्या है, 1954 में गठन किया गया न्यू दिल्ली में। बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मिनिस्ट्री कल्चर के अंतर्गत है। 1850 के बाद की जितनी भी मॉडर्न आर्ट है उनको एक्वायर करना, उसने उन्हें प्रिजर्व करना। ठीक है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। विद्यार्थी विज्ञान मंथन, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद नहीं रखना है। SFTS क्या होता है, SFTS पूरा नाम है सीवर फीवर द थ्रोन बॉकिटोफोनिया सिंड्रोम। ये क्या होता है? ठीक है, बूनियो वायरस फैमिली के टिक बिट्स, ठीक है, बूनियो वायरस फैमिली के टिक बाइट्स या टिक बॉर्न वायरस की वजह से होता है। इसके पंख नहीं होते, ब्लड चूसता है। अरे आपने वो देखा है, मतलब जैसे आपके घर में या आपके मोहल्ले में बचपन में भी कभी कुत्ते वगैरह को आपने देखा होगा, तो उसके कुत्ते के कुछ वो चिपक जाती हैं, है ना, उसको आप लोग क्या बोलते हो मुझे तो नहीं पता, तो हमारे यहाँ उसको बोलते हैं, क्या नाम बोलते हैं मैं भी भूल गया हूँ। तो अरे आप ऐसे समझ सकते हो इसको, खटमल आपने नाम सुना होगा, ठीक है ना, खटमल जो चारपाई में हो जाते हैं। ठीक है, जैसे जुआ होता है ना सर में, बिल्कुल वैसा ही खटमल होता है। ठीक है, तो जो ये खटमल होता है बिल्कुल वैसा ही उसको, अब दिमाग से ही मेरे चला गया। ठीक है, आप जो भी समझना, मतलब वो ऐसी होती भूरी भूरी टाइप की। ठीक है, वो चपकी होती है, उसको निकालना पड़ता है, जब खींचते हो तो उसकी जगह से ब्लड निकलने लगता है। कई बार आपने जानवरों में देखा होगा, गैया आपने पाली होगी, बछड़े के उसमें देखा होगा ना, उसी को बोलते हैं टिक बॉर्न वायरस। ठीक है, 2009 में पहली बार चाइना में देखा गया था। मानव से मानव में भी संक्रमण हो सकता है। ड्रग्स नहीं है अभी तक, इसकी कोई मतलब दवा नहीं है, लेकिन कोई रिबुविरिन ड्रग काम में लिया जाता है। ठीक है, रिबाविरिन नाम का एक ड्रग होता है, उसको काम में लिया जाता है। बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए, सुनामी रेडी कम्युनिटीज़ क्या है, आपसे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि सुनामी रेडी कम्युनिटीज़ क्या है, उड़ीसा में बनाया गया। ठीक है, हाँ, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये कि IOC यानी कि इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन क्या है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उद्देश्य है जो भी इन्वायरमेंटल इश्यूज होते हैं उनसे डील करना, पब्लिक को, कम्युनिटी लीडर्स को, नेशनल स्टेट, इन सबको एक साथ मिलाना, यानी कि सामूहिक भागीदारी इस्टेब्लिश करना, ताकि जो भी समुद्री घटनाएं होती हैं उनसे बचाया जा सके। IOC जो है यूनेस्को को 1960 में गठित किया गया था, ऑटोनोमस है UN के अंतर्गत, यानी कि UN की बॉडी है। ठीक है, मैरीटाइम साइंस के इशू को डील करती है। ठीक है, तो एकमात्र है UN के अंदर 200 देशों के मध्य कॉपरेशन, ताकि कोस्टल एरिया को तैयार किया जाए, SDG गोल के अंतर्गत भी आता है। बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, आप ये बताना क्या इंडिया IOC का मेंबर है, इंडियन ओशियनोग्राफिक कमीशन। ठीक है, तो ये आप बताना। बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स, ठीक है, NCAERE द्वारा जारी किया गया। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दिल्ली बेस्ड एक थिंक टैंक है। ठीक है, एक्सरसाइज कावकाज, आपसे एक्सरसाइज UPSC पूछती नहीं है, बट मैं आपको लास्ट में एक पूरा कभी एक्सरसाइज की एक लिस्ट पढ़ा दूंगा, देख लेना, है ना, वैसे पूछती नहीं है। एक्सरसाइज कावकाज कहाँ की, रसिया की। ठीक है, फिर यहाँ पे अगला हमारा आर्टिकल आता है, आपसे ये नहीं पूछेगा। हाँ, केवी कामत समिति, केवी कामत समिति का संबंध किससे, लोन जो नहीं चुका पाती हैं फर्म्स, उनका रेवेन्यू या लोन को रीस्ट्रक्चर कर दिया जाए, उन फाइनेंशियल पैरामीटर्स को बताने के लिए केवी कामत समिति का गठन किया गया। मतलब क्या है कि आपने देखा होगा कोविड-19 का टाइम पीरियड था, तो कई सारे संस्थान, कई सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, तो वो फैक्ट्रियां लोन नहीं अपना पे कर पा रही थी। तो जब वो लोन नहीं पे कर पा रही थी, तो केवी कामत नाम के नेतृत्व में एक समिति का गठन RBI ने किया। उनसे पूछा, प्रभु आप बताओ कोई ऐसा सुझाव ताकि इन कंपनियों को लोन भी हम अच्छे से ले सकें और ये कंपनियां भी किसी तरह से डिस्टर्ब ना हो। तो उन्हीं के जो टाइम पीरियड होता है उसके पैरामीटर को इन्होंने चेंज करने की सिफारिश की थी। ठीक है, आपसे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेशनल हैंडलूम डे, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बंगाल विभाजन, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्वदेशी मूवमेंट पूछा जा सकता है, जो कि अगस्त 1905 में हुआ था। बाकी आपको नहीं याद रखना है, जब मॉडर्न इंडिया पढ़ाएंगे तो वहाँ पे डिटेल में पढ़ाएंगे। ट्रैफिक क्या है, ट्रैफिक एक तरीके का NGO है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बताया था, जो जानवरों के एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरण को रोकता है। ठीक है, व्यापारिक गतिविधियों पे मैनेज करता है, उसको रेगुलेट करता है।
किसका है? WWF व IUCN द्वारा इसे फंड किया जाता है। मतलब यहाँ पे WMO है ना, और यहाँ पे क्या नहीं है? UNEP, मतलब ये दो संगठन नहीं है, इनके द्वारा क्या बनाया गया था बताइए? IPCC। ठीक है, 1976 में गठन हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है? कैम्ब्रिज, यूके। कैम्ब्रिज कहाँ का है? यूके का। यूके की यूनिवर्सिटी है, आपको पता होगा। अब बात आती है इंडियन लियोपोर्ड। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंडियन लियोपोर्ड क्या है? IUCN में वनरेबल है, बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। ISA क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है। लेकिन अब क्या हुआ है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका नाम है। भारत और फ्रांस ने COP21 का मतलब समझते हो ना, कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। COP1 का मतलब क्या होता है? 1992 में, 1992 में जो रियो में अर्थ हुआ था रियो में अर्थ हुआ था, मतलब हद होती है, ठीक है ना। रियो में जो अर्थ समिट वो किया गया था, तो उसी से COP21 है। 2015 में COP21 यानी कि 15वीं मीटिंग हुई थी रियो अर्थ के बाद, तो इसलिए उसे COP21 कहते हैं, पेरिस सम्मेलन के दौरान। ठीक है, इसमें ये हुआ है कि अब UN के 192 कंट्री में कोई भी ज्वाइन कर सकता है। पहले क्या था कि केवल जो उष्णकटिबंधीय देश हैं, उष्णकटिबंधीय देश का मतलब जैसे हमारी अर्थ है, ये कर्क रेखा है, ये आपकी मकर रेखा, बीच में भूमध्य रेखा। ठीक है, तो इसमें क्या होता था? उष्णकटिबंधीय में इन दोनों के मध्य आने वाले देश, मतलब कर्क और मकर के मध्य आने वाले, ऊपर वाले नहीं। जैसे अमेरिका नहीं ज्वाइन कर सकता था, ठीक है ना, रसिया नहीं ज्वाइन कर सकता था, तो अब इनको भी सबको अलाउ कर दिया गया कि आप 192 कंट्री में कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं एक आपको बुद्धि बताऊं, आप में से जो बच्चे बैक ईयर सॉल्व कर रहे होंगे 2016 का, जिन्होंने क्वेश्चन लगाया होगा, तो उनको जब ये क्वेश्चन मिले ना, तो वहाँ पे लिख लेना अब अपडेट हो गया आंसर। क्यों? क्योंकि उसमें यही दिया था कि इसमें केवल इसमें UN के सभी सदस्य शामिल नहीं होते, इसमें केवल कर्क और मकर रेखा के मध्य के या उष्णकटिबंध के। तो आप कहोगे हाँ तब थे, लेकिन अब UN का कोई भी इसमें शामिल हो सकता है। ठीक है, उद्देश्य मोबिलाइज इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाए सोलर एनर्जी के संदर्भ में। ठीक है, गुड़गांव भारत में इसका हेडक्वार्टर है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था 87 देशों ने साइन किया, 67 ने इसे रेटिफाई किया। ठीक, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आज के करंट अफेयर्स को आपने काफ़ी अच्छे से कवर किया। आज काफ़ी अच्छे और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल थे। अब धीरे धीरे आपको इम्पॉर्टेंट ही मिलेंगे, मतलब अब आपको इतने ज़बरदस्त आर्टिकल मिलेंगे, और ख़ासतौर पर जनवरी से आपको तो बिल्कुल भौकाल टाइप के आपको आर्टिकल मिलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप ऐसे ही नित्य कवर करते रहिए। आपकी क्लासेस काफ़ी अच्छी चल रही हैं। ठीक है, मिलते हैं अपने इसके नेक्स्ट पार्ट यानी 2020 के पार्ट 2 के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट घटनाओं के साथ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।